हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग द लिविंग वर्ल्ड यानी कि सजीव जगत चैप्टर का लास्ट पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ सवालों को किया था, आज हम लोग इसे खत्म करेंगे पार्ट 2 के साथ। तो 100 MCQs कवर कर लेंगे आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल, और इसी के साथ हमारा जो NCERT सीरीज का ये जो 26th चैप्टर है और बायो का ये जो 10th चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, ये समाप्त हो जाएगा। आप में से जो नए हैं मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस पूछा जाएगा, तो आपके लिए इस NCERT सीरीज के अंदर जितने भी चैप्टर्स अपलोड किए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर का पार्ट 1 देखने के लिए या फिर NCERT सीरीज के अंदर मैंने जितने भी चैप्टर्स अपलोड किए हैं उन सब को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ। NCERT नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे ही चैप्टर्स आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। ये हमारा ई बुक स्टोर है, यहाँ पर आप अलग अलग प्रकार के ई बुक्स बाई कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन के अनुसार, अपने ज़रूरत के अनुसार। NCERT सीरीज के अंदर मैंने जो 25 चैप्टर अपलोड किए हैं उसका भी PDF अवेलेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसमें वो सारे 2400 से ज़्यादा MCQs है जो मैंने अब तक 25 चैप्टर में करवाए हैं। तो इसे भी आप प्राप्त कर सकते हो, या तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इस ई बुक स्टोर पर जा सकते हो। हम लोगों ने पार्ट 1 में 61 तक कवर कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 से। तो ये हमारा वीडियो का पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 62। पहला सवाल है, मानव का जैविक नाम क्या है? मानव का बायोलॉजिकल नेम क्या है, यानी कि साइंटिफिक नेम क्या है? तो हम ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। तो ए हमारा राइट आंसर। जिन बायोलॉजिकल नेम में 2 टर्म्स होते हैं उसे बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर कहा जाता है, जिसमें कि पहला वाला टर्म ये बताता है जीनस को और दूसरा वाला टर्म ये बताता है स्पीशीज को, यानी कि जाति को। पहला वाला टर्म वंश को और दूसरा वाला जाति को। अब है हम ह्यूमंस कौन से जीनस से रिलेटेड है, कौन से वंश से संबंधित है? तो होमो सेपियंस हमारा वैज्ञानिक नाम होता है, होमो हो गया हम लोगों का वंश। तो ए हमारा राइट आंसर। मानव जाति को किस कुल में रखा गया है? हम ह्यूमंस कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं? हम ह्यूमंस होमिनिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने टैक्सोनॉमी हायरार्की देखा था, जिसमें मैंने होमो सेपियंस का एग्जाम्पल लिया हुआ था। वहाँ हम लोगों ने देखा था कि जो ह्यूमंस है वो फैमिली होमिनिडी के अंतर्गत आते हैं। अब है सारे ही ह्यूमंस कौन से ऑर्डर के हैं, कौन से ऑर्डर में आते हैं? तो हम लोग ऑर्डर प्राइमेटा के हैं। तो डी हमारा राइट आंसर। हम ह्यूमंस को किस क्लास में रखा गया है? किस क्लास में रखा गया है? ऑर्डर्स मिलकर के क्लास बनाते हैं, तो हम ह्यूमंस क्लास मैमेलिया में आते हैं। तो बी हमारा राइट आंसर। अब है कि ह्यूमंस कौन से फाइलम में आते हैं? तो ये है फाइलम कॉर्डेटा। तो हम ह्यूमंस किंगडम एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं, फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं, क्लास मैमेलिया में आते हैं, ऑर्डर प्राइमेटा में आते हैं, फैमिली होमिनिडी में आते हैं और जाति सेपियंस, स्पीशीज सेपियंस। अब हम लोग कुछ सवालों को देखेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स के ऊपर। यहाँ जो एड्स लिखा है ये HIV वाला एड्स नहीं है। यहाँ जो एड्स लिखा है इसका मतलब होता है सहायता साधन। सहायता साधन यानी कि वो साधन जो हेल्प करेगा, सहायता करेगा किसमें? टैक्सोनॉमी में, वर्गीकरण में। इसीलिए इसे कहा गया है टैक्सोनॉमिकल एड्स। वो साधन जो टैक्सोनॉमी में, वर्गीकरण में मदद करने वाला है उसे कहा जाता है वर्गीकी सहायता साधन, इंग्लिश में टैक्सोनॉमिकल एड्स। कौन कौन से होते हैं देख लो। पहला है हर्बेरियम। हर्बेरियम के अंदर प्लांट्स के डेड कलेक्शंस होते हैं। म्यूजियम आप में से बहुत सारे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी म्यूजियम विजिट किया होगा। तो म्यूजियम के अंदर ज़्यादातर तो एनिमल्स होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स भी होते हैं जिनको हर्बेरियम में रखना मुश्किल है। तो इनमें प्लांट्स और एनिमल्स के डेड कलेक्शंस होते हैं। बोटेनिकल गार्डन में प्लांट्स के लिविंग कलेक्शंस होते हैं और जूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स के लिविंग कलेक्शंस होते हैं। तो ये सारे कहे जाते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स, क्योंकि ये मदद करते हैं टैक्सोनॉमी के आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में। इन सारे जगहों पर अलग अलग जातियों के जानवर मिलेंगे, अलग अलग जातियों के पौधे मिलेंगे। तो जो भी टैक्सोनॉमी में रिसर्च कर रहे हैं वो यहाँ पर आकर के इन अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं, उनके कैरेक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं, जिससे कि उनको फायदा पहुंचेगा नए पौधे, नए जानवरों को पहचानने में। डैश एक संग्रहालय है जहां पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर, दबाकर और परिरक्षित करते हैं। तो ये संग्रहालय कौन सा है? ये है हर्बेरियम। तो ए हमारा राइट आंसर हर्बेरियम। ये देखो एक हर्बेरियम के इनसाइड का पिक्चर है। ये सारे जो आप देख रहे हो ये हर्बेरियम फाइल्स हैं। अब ये देखो ये सारे कहे जाते हैं हर्बेरियम शीट्स।
ये जो आप पन्ना देख रहे हो ना, ये सारे हैं हर्बेरियम शीट्स और ये सारे हैं हर्बेरियम फाइल्स। और इस पर जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये कोई स्केच से ड्रॉ नहीं किया गया है, ये कोई ड्राइंग नहीं है, पेंसिल से स्केच की मदद से ड्रॉ नहीं किया गया है यहाँ पे। ये है प्लांट्स के पार्ट्स, रियल में ये प्लांट्स के पार्ट्स हैं जिसे सुखा करके, दबा करके और गोंद के सहारे से इन शीट्स पे चिपकाया गया है और फिर इनको फाइल्स बना करके रख दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो। ये एक हर्बेरियम के अंदर का पिक्चर है। तो इन शीट्स के ऊपर, इन फाइल्स के ऊपर इस प्लांट के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है कि कौन से प्लांट का है, कौन से जीनस का है, कौन से फैमिली का है, इसका इंग्लिश नेम क्या है, इसका लोकल नेम क्या है, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, इसे कहाँ से लाया गया है, इसे कब लाया गया, कौन लाया। तो ये सारी जानकारियाँ इन शीट्स के ऊपर लिखी हुई होती हैं। तो जो भी टैक्सोनॉमी में रिसर्च कर रहे हैं वो आकर के हर्बेरियम में इन प्लांट्स के बारे में जान सकते हैं और नॉलेज को इकट्ठा कर सकते हैं, इनके कैरेक्टर्स को पढ़ सकते हैं। अब है बोटेनिकल गार्डन के बारे में कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है बोटेनिकल गार्डन के बारे में। तो इनमें लिविंग प्लांट्स के कलेक्शंस होते हैं, ये आप देख सकते हो। उसके बाद इसमें प्लांट स्पीसीज को ग्रो किया जाता है आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए। इनमें बहुत प्रकार के स्पीसीज को, प्लांट स्पीसीज को उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है यहाँ पे, ताकि जिनको भी स्टडी करना है, जिनको भी रिसर्च करना है, उनको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। जितने ज़्यादा स्पीसीज होंगे प्लांट्स के, उतने ही ज़्यादा नॉलेज को इकट्ठा कर पाएंगे, अलग अलग प्लांट्स के बारे में जान पाएंगे। अगला है, इसमें पौधों के ऊपर लेबल लगा होता है। तो हर प्लांट पे लेबल लगा होता है कि इसका बोटेनिकल नाम क्या है, ये कौन से फैमिली का है, यानी कि कुछ बातें उस प्लांट से रिलेटेड लिखी हुई होती है प्लांट के साथ। अब है, भारत में एक भी वनस्पति उद्यान नहीं है, एक भी बोटेनिकल गार्डन नहीं है इंडिया में, तो ये गलत हो जाएगा। इंडिया में तो बोटेनिकल गार्डन है, तो डी हमारा राइट आंसर। अब है, दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे सिचुएटेड है। ये है इंग्लैंड की राजधानी लंदन में। लंदन में भी एक स्थान है क्यू, वहीं पर है ये बोटेनिकल गार्डन। इसे क्यू बोटेनिकल गार्डन भी कहा जाता है, या फिर इसका एक और नाम है रॉयल बोटेनिकल गार्डन। तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन बोल दो या फिर क्यू बोटेनिकल गार्डन बोल दो। और ये है दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन। अब है, भारत के अंदर जो सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, वो कहाँ पर सिचुएटेड है। ये है हावड़ा में। तो ए हमारा राइट आंसर, हावड़ा। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, ये कहाँ पे स्थित है। ये है लखनऊ में, यूपी की राजधानी लखनऊ में। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है लखनऊ में। अब है, म्यूजियम के बारे में कि कौन इनकरेक्ट है। तो इसमें परिरक्षित पौधों के नमूने होते हैं, सही है। प्राणियों के भी नमूने होते हैं, लेकिन प्राणियों के ज़्यादा होते हैं, पौधों के कम होते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी न कभी म्यूजियम विजिट किया होगा, तो आपने बहुत सारे एनिमल्स के स्केलेटन यानी कि उनके कंकाल को भी देखा होगा। तो इसमें प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। अब है, एक विद्यालय में इसे स्थापित नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे तो म्यूजियम अलग से भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये किसी कॉलेज के कैंपस में या फिर स्कूल के कैंपस में सेटअप किया जाता है। उस स्थान को क्या कहते हैं जहाँ वाइल्ड एनिमल्स को ह्यूमन केयर के अंडर रखा जाता है, एक प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट्स में। तो ये है चिड़ियाघर, जू बोल दो या फिर आप जूलॉजिकल पार्क बोल दो। NCERT में चिड़ियाघर के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज किया है जूलॉजिकल पार्क, और ये कहा कि इसे जू भी कहते हैं। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कभी ना कभी चिड़ियाघर भी गए होंगे। आप वहाँ देखते होंगे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, हरे भरे होते हैं, वहाँ बहुत सारे जानवर होते हैं और मानव की देखरेख में होते हैं। यहाँ पर कोशिश की जाती है कि जो जानवर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक वातावरण दिया जाए, जिस तरह के वातावरण में वो रहना चाहते हैं उस तरह के वातावरण को दिया जाए। इनमें से कौन है जो एक वर्गीकी सहायता साधन का उदाहरण नहीं है, यानी कि एक टैक्सोनॉमिक एड का एग्जाम्पल नहीं है। हर्बेरियम है, चिड़ियाघर है, म्यूजियम है, अस्पताल नहीं है। तो डी हमारा राइट आंसर। डैश भी एक वर्गीकी सहायता साधन है। हम लोगों ने कई वर्गीकी सहायता साधन देखा, हर्बेरियम देखा, म्यूजियम देखा, बोटेनिकल गार्डन देखा और जूलॉजिकल पार्क देखा। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, जिनमें एक है की, कुंजी। ये वो कुंजी नहीं है जिसके सहारे आप ताला लगाते हो दरवाजे में, ये कुंजी का मतलब अलग है। ये एक टैक्सोनॉमिकल एड है और इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं जानना है। इसके बारे में समझना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हमें जानना भी नहीं है। तो बस आप ये टर्म ध्यान में रखो कि की नाम का भी एक टैक्सोनॉमिकल एड होता है। की नाम का भी कुछ ऐसा साधन होता है जो वर्गीकी में सहायता करता है। बस इतना सा ही ध्यान में रखना है आपको।
अब है क्लासिफिकेशन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या होता है, वो होता है स्पेसीज। ठीक है, तो जो जाति है उसी को वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है और वर्गीकी की मूल इकाई भी कहा जाता है। तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन पूछे तो भी आंसर जाति, तो ए हमारा राइट आंसर। वर्गीकी का पहला कदम क्या है? टैक्सोनॉमी में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? टैक्सोनॉमी में पहले आइडेंटिफिकेशन होता है, तब क्लासिफिकेशन होता है, तब नोमेनक्लेचर होता है। पहले आइडेंटिफिकेशन, तब क्लासिफिकेशन, तब नोमेनक्लेचर। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। कई डैश के मिलने से भाग बनता है। हम लोग जानते हैं कि जब क्लासेज मिलते हैं तब जाकर के फाइलम बनता है, ये हम लोग जान रहे हैं। लेकिन ये फाइलम तो हम तब बोलते हैं जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, लेकिन जब हम प्लांट्स की बात करेंगे तो इसी फाइलम की जगह पर डिवीजन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्लास हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। मेनी क्लासेज, ठीक है, कई वर्गों के मिलने से भाग बनता है। मेनी क्लासेस टुगेदर फॉर्म डिवीजन। टेक्सोनॉमिकली अगर हम बात करें तो बर्ड्स किसको रिप्रेजेंट करता है? बर्ड्स रिप्रेजेंट करता है क्लास को। ठीक है, बर्ड्स के लिए आप एव्स भी यूज कर सकते हो, क्लास एव्स बोल दो या फिर क्लास बर्ड्स बोल दो तो भी चलेगा। प्रसिद्ध वनस्पति उद्यान क्यू स्थित है? जो फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू है वो कहाँ स्थित है? ये है इंग्लैंड की राजधानी लंदन में। अब है ICBN का फुल फॉर्म। ICBN का फुल फॉर्म NCERT में दे रखा है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो ए हमारा राइट आंसर। लेकिन अब इसका नाम बदल करके कर दिया गया है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। तो ये एक बुक है जिसमें वो सारे ही नियम कानून दिए गए हैं जिसके आधार पर किसी पौधों का नामकरण होता है। किस तरह से एक पौधे का नाम रखा जाएगा, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई होती है। इसी के अकॉर्डिंग नामकरण किया जाता है प्लांट्स का। लेकिन अब इसमें एल्गी भी शामिल कर दिया गया है और फंजाई भी, यानी कि शैवाल, कवक और पौधों का जो नामकरण होगा वो ICBN के अकॉर्डिंग होगा। ऐसे ही जंतुओं का जो नामकरण है वो होगा ICZN के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान या फिर जंतुओं को नाम देने वाला विज्ञान टैक्सोनॉमी कहलाएगा। डी हमारा राइट आंसर। अब हम लोग कुछ और टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में जानते हैं। हम लोगों ने हर्बेरियम देखा, हम लोगों ने म्यूजियम देखा, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क और की को देखा। अब कुछ और भी है। NCERT में ये सारे एक एक लाइन में दे रखे हैं, तो आप भी एक बार देख लो, पढ़ लो, क्या पता एग्जाम में आ जाए तो आप आंसर सही करके आओगे। पहला है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ, इसमें एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी होती है। मान लो एक मोनोग्राफ है, इसमें क्या होगा? मैंने बोला कि ये एक मोनोग्राफ है, तो इसमें क्या होगा? किसी एक टैक्सॉन आप जानते हो, पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था, जो स्पीशीज है, जो जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, इन सब को ही टैक्सॉन कहा जाता है। ये सारे टैक्सॉन मिल करके ही, ये सारे टैक्सा मिल करके ही टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। तो एक मोनोग्राफ में केवल एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी होती है। जैसे मैंने ले लिया क्लास मैमेलिया, ठीक है, हम ह्यूमंस के लिए मैंने ले लिया क्लास मैमेलिया, तो एक मोनोग्राफ में केवल क्लास मैमेलिया के बारे में ही पूरी जानकारी होगी। ऐसा नहीं है कि क्लास मैमेलिया के बारे में हो, ऑर्डर प्राइमेटा के बारे में हो। एक से ज़्यादा टैक्सॉन की जानकारी नहीं होती है। एट ए टाइम किसी एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी होती है, या तो क्लास के बारे में, या फिर फाइलम के बारे में, या फिर ऑर्डर के बारे में, किसी एक के बारे में। यहाँ जो मोनो लिखा हुआ है इसका मतलब तो आप जानते हो, इसका मतलब होता है वन, और ग्राफ का मतलब कुछ लिखी हुई। अब है मैनुअल, नियम पुस्तिका। नियम पुस्तिका में क्या होगा? किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां यानी कि स्पीशीज के नाम की सूची। कोई एक मैंने एरिया ले लिया, इस एरिया के अंदर जितने भी स्पीशीज हैं, चाहे वो प्लांट्स के चाहे एनिमल्स के, उनके नामों की सूची। उसके बाद है फ्लोरा। आप जानते हो फ्लोरा क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं उन सबको फ्लोरा कहा जाता है। इसी तरीके से एक और होता है फौना। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सबको एक साथ फौना कहा जाता है। अगला है कैटलॉग यानी कि सूची पत्र। इसमें क्या होगा? एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी स्पीशीज पाए जाते हैं उनका अल्फ़ाबेटिकल अरेंज कर दो, अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट।
अगला है कुंजी। कुंजी के बारे में बस आप ध्यान में रखो कि कुंजी भी टैक्सोनॉमिकल एड्स है। तो अब हम लोगों ने बहुत सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स को देख लिया। तो ये सारे ही टैक्सोनॉमिकल एड्स मदद करते हैं टैक्सोनॉमी में। डैश में किसी एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी होती है, तो ये मोनोग्राफ। मोनो मीन्स वन। अब है 86, ये एनसीईआरटी का सवाल है, बारकोड वाला एमसीक्यू है ये। जैसे जैसे हम टैक्सोनॉमी हायरार्की में स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या होता है, यानी कि सामान्य अभिलक्षणों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है या घटती है। हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था, जैसे जैसे हम जाति से जगत की तरफ जाते हैं सामान्य लक्षणों की संख्या यानी कि समानताएं घटती है, असमानताएं बढ़ती है। तो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ये डिक्रीज करेगा। जीनस रिप्रेजेंट्स, जीनस यानी कि वंश दर्शाता है। वंश क्या दर्शाता है? वंश के अंदर रिलेटेड स्पीशीज आते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज होते हैं, या फिर प्लांट्स के या फिर एनिमल्स के। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। तो ए हमारा राइट आंसर। वर्गीकरण विज्ञान शब्द इनमें से किससे संबंधित है? जो टैक्सोनॉमी वर्ड है ये रेफर करता है। टैक्सोनॉमी का मतलब इनमें क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, नोमेनक्लेचर होता है, प्लांट्स एनिमल्स दोनों के। तो ए हमारा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 90। इसमें कहा जा रहा है कि जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है वहाँ जो हम लोग एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो शब्द का यूज करते हैं फाइलम। सेम स्थान पर हम फाइलम की जगह पर क्या यूज करेंगे अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं प्लांट्स का? तो आप जानते हो डिवीजन का यूज करते हैं, डिवीजन शब्द का प्रयोग करते हैं। ये सवाल हम लोगों ने कई बार देख लिया, मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि ये एनसीईआरटी में एमसीक्यू दे रखा है बारकोड के अंदर। अब है एक सही क्रम चुनना है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का सही क्रम चुनना है। देख लो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का सही क्रम क्या होता है। जब हम जाति से जगत की तरफ जाते हैं तो इसे बोलते हैं आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। तो आप यहाँ पर दोनों साइड से देख लो क्योंकि सवाल में ये नहीं कहा है कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो पहला चेक करते हैं, जाति के बाद वर्ग है, जाति के बाद वर्ग है, सही है। देखो बीच में जंप कर सकता है, बीच में जंप कर सकता है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो जाति के बाद वर्ग आता है, ये सही है। वर्ग के बाद कुल लिखा हुआ है तो वर्ग के बाद कुल गलत हो जाएगा, डायरेक्शन यहाँ पर चेंज कर दिया, ये नहीं होगा। अब जगत के बाद जाति, जगत के बाद सीधा जाति पे पहुंच गया और उसके बाद गण पे, तो ये गलत हो जाएगा। जाति के बाद कुल है, जाति है उसके बाद कुल है, बिल्कुल सही है। उसके बाद गण है, ऑर्डर है, सही है, तब जाकर के जगत है, सही है। तो सी हमारा राइट है। अगला देख लेते हैं ऑर्डर, ये ऑर्डर है, उसके बाद फाइलम है, यहाँ तक तो सही है। उसके बाद स्पीशीज, फिर से डायरेक्शन चेंज, तो ये नहीं होगा। बॉटनी इज ऑल्सो नोन एज, बॉटनी को फाइटोलॉजी भी कहा जाता है। तो बी हमारा राइट आंसर। अब इसको पूरा करना है, इस पूरे ऑर्डर को कंप्लीट करना है। स्पीशीज मिलकर बनाएंगे जीनस, मिलकर बनाएंगे फैमिली, फैमिली मिलकर बनाएंगे ऑर्डर, ये मिलकर के बनाएंगे फाइलम। तो फाइलम हमारा राइट आंसर। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? डिवीजन। अब है इनमें से कौन एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है? तो प्राइमेट ऑर्डर है, मैमल क्लास है जिसके अंदर हम लोग आते हैं। राना टिग्रीना किसका वैज्ञानिक नाम है? राना टिग्रीना ये वैज्ञानिक नाम है फ्रॉक का, मेढक का। तो बी हमारा राइट आंसर। कुत्ता किस वंश से संबंधित है? डॉग कौन से वंश से संबंधित है? तो इसके लिए वैज्ञानिक नाम आपको पता होना चाहिए। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम होता है कैनिस ल्यूपस, तो कैनिस इसका वंश हो जाएगा। डैश को मेटाजोआ भी कहते हैं, एनिमल्स को मेटाजोआ भी कहते हैं, एनिमल्स को ही मेटाजोआ कहा जाता है। ओसिमम टेनिफ्लोरम, ओसिमम टेनिफ्लोरम ये किसका साइंटिफिक नेम है, किसका बायोलॉजिकल नेम है? ये हो जाएगा तुलसी का। तुलसी का वैज्ञानिक नाम है ओसिमम टेनिफ्लोरम। अब यहाँ पर मैंने कुछ साइंटिफिक नेम्स, कुछ वैज्ञानिक नामों को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे तो बहुत सारे वैज्ञानिक नाम होते हैं, सबको याद करना पॉसिबल नहीं है और सबको याद करना जरूरी भी नहीं है। एनसीईआरटी में जितना दे रखा था मैंने सबको यहाँ पर लिख दिया है, इसके अलावा जो भी मुझे और लगा इंपॉर्टेंट है उसको भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ है। तो टोटल यहाँ पर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 यहाँ पर है और कुछ वैज्ञानिक नाम मैंने सवालों में आपको करवाए हुए हैं जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो लगभग मान लो 20 से 21 वैज्ञानिक नाम है जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। ज़्यादा चांस है इन्हीं में से कोई ना कोई एक एग्जाम में पूछ देगा, अगर पूछा भी तो। वैसे पूछने के लिए तो कुछ भी पूछा जा सकता है, अब उसके चक्कर में तो आप सारा याद करोगे नहीं, और याद करना सारा बेवकूफ़ी ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है, नहीं बना पाए आप वैज्ञानिक नाम वाला सवाल तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतने सारे याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनका नाम याद रखना इतना आसान नहीं है। लेकिन कम से कम आप इतना ज़रूर ध्यान में रखो। तो ये सारे नाम क्या करने हैं, आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, अच्छे से नोट कर लेने हैं। और ये सारे जो आप एक्स्ट्रा पीपीटी देखते हो पिक्चर वाला, या फिर ये वाला जो पीपीटी है, ये मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो इन सारे नामों को आप क्या करोगे, वीडियो पॉज करके पढ़ो। अगला है, इनमें से कौन सा एक जीवों का ऐसा जोड़ा है जो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बडिंग, मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं। मुकुलन विधि जो कि अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। तो ईस्ट एंड हाइड्रा, ये एनसीईआरटी में दे रखा था, हम लोगों ने ये सवाल किया हुआ है रिप्रोडक्शन चैप्टर में, लेकिन एनसीईआरटी में इस वाले चैप्टर में भी दे रखा था, तो मैंने सवाल ले लिया, सोचा चलो थोड़ा सा आपकी यादें ताज़ा हो जाएंगी। अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, तो ना तो बी होगा ना ही सी होगा। प्लेनेरिया में रीजनरेशन होता है, पुनर्जनन होता है, तो डी भी नहीं होगा। ईस्ट एंड हाइड्रा के अंदर बडिंग होता है। अब है, इनमें से किसमें ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो चूहा सजीव है, पॉसिबल है ग्रोथ। ह्यूमन सजीव है, पॉसिबल है। माउंटेन निर्जीव है, लेकिन इसमें भी पॉसिबल है। तो इनमें से कोई नहीं है जिनमें वृद्धि संभव नहीं है। एनसीईआरटी में तो पर्वत का एग्जाम्पल भी दे रखा है कि इनमें ग्रोथ पॉसिबल है, और क्यों पॉसिबल है निर्जीवों के अंदर, ये हम लोगों ने पार्ट 1 में ऑलरेडी देखा हुआ है। मोनोटाइपिक जीनस, इनमें से कौन है जो एक मोनोटाइपिक जीनस होता है। देखो, जीनस 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मोनोटाइपिक और एक होते हैं पॉलीटाइपिक। मोनोटाइपिक जीनस के अंदर केवल एक ही जाति आती है, पॉलीटाइपिक जीनस के अंदर एक से अधिक जातियां आती हैं। समझ में आया आपको। जो मोनोटाइपिक जीनस होते हैं, आप जानते हो कि जातियां मिलकर के वंश बनाते हैं। तो एक ऐसा वंश जिसके अंदर केवल एक ही प्रकार की जाति है, उसे बोलते हैं मोनोटाइपिक वंश, एक प्रतिरूपी वंश। और जिस वंश के अंदर एक से ज़्यादा जातियां आती हैं उसे बोलते हैं बहु प्रतिरूपी वंश, यानी कि पॉलीटाइपिक जीनस। तो हम जो मनुष्य हैं, होमोसेपियंस है, हम लोग का जो वंश होमो है, इसके अंदर एकमात्र जाति है और वो है मनुष्य, यानी कि सेपियंस। तो होमो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग जिस वंश के अंदर आते हैं उसमें एकमात्र जाति मनुष्य है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। जैसे हम लोगों ने सोलेनम के वंश में देखा था, आलू भी आता है और बैंगन भी आता है, सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम मेलंजीना। पैंथरा में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, एन कर दो, पैंथरा। पैंथरा में हम लोगों ने देखा था पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा पार्डस, पैंथरा लियो। तो पैंथरा वंश के अंदर लियो, पार्डस, टिग्रिस, ये सारे वंश आते हैं, सारे स्पीशीज आते हैं, सारे जातियाँ आती हैं। इसी तरह से फैलिस वंश के अंदर भी एक से अधिक जातियाँ आती हैं। तो ये सारे हो गए पॉलीटाइपिक जीनस, और होमो हो गया मोनोटाइपिक जीनस। इनमें से कौन एक क्लास नहीं है, इनमें से कौन एक क्लास नहीं है। तो क्लास एव्स या फिर क्लास बर्ड्स, क्लास पाइसेज या फिर क्लास फिशेज, क्लास इंसेक्टा, और यह है फाइलम कॉर्डेटा। तो ए बी सी ये सारे क्लासेज हैं और कॉर्डेटा फाइलम है। डैश को मेटाफाइटा भी कहते हैं। हम लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले मेटाजोआ, मेटाजोआ यानी कि एनिमल्स और मेटाफाइटा यानी कि प्लांट्स। तो बी हमारा राइट आंसर। तो सारे ही एमसीक्यूज हम लोगों ने कवर कर लिया हुआ है। हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, मोटे तौर पर हम लोगों ने द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में क्या पढ़ा, फीचर्स ऑफ लिविंग, सजीवों के लक्षण के बारे में जाना, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में जाना और टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में जाना। फीचर्स ऑफ लिविंग में हम लोगों ने वृद्धि को देखा, जनन को देखा, कोशिकीय संगठन को देखा, उपापचय अभिक्रियाओं को देखा और चेतना को देखा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मिलकर के टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा किंगडम, उससे छोटा फाइलम, उससे छोटा क्लास, उससे छोटा ऑर्डर, उससे छोटा फैमिली, उससे छोटा जीनस और सबसे छोटा स्पीशीज। उसके बाद हम लोगों ने टैक्सोनॉमिक एड्स देखा, एक ऐसा साधन
जो कि मदद करते हैं टैक्सोनॉमी में, वर्गीकरण में। उनमें हम लोगों ने हर्बेरियम को देखा, म्यूजियम को देखा, बोटेनिकल गार्डन देखा, जूलॉजिकल पार्क देखा, मोनोग्राफ देखा, मैनुअल देखा, कैटलॉग, फ्लोरा, की, फौना एक्सेट्रा। ये सारे टैक्सोनॉमिक एड्स होते हैं। तो मोटे तौर पर हम लोगों ने इन सारे को देखा और इसके अलावा भी हम लोगों ने बहुत सारे सवालों को किया। तो फाइनली हमारा ये जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड समाप्त हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको पसंद नहीं आया ये चैप्टर, ये वीडियो, या फिर बोल दो कि एनसीईआरटी सीरीज में अब आपको मज़ा नहीं आ रहा है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग लाइक्स नहीं देते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आप में से जिनको भी वीडियो समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है, आप सीखते हो, तो कृपया करके लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक कर दिया करो। क्योंकि जब आप लाइक्स दोगे तभी जाकर के मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आपका लाइक्स मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। लाइक्स नहीं होने के कारण मुझे ऐसा लगता है जैसे वीडियो में कुछ कमी रह गया, वीडियो आपको पसंद नहीं आया। तो जो हमारा अगला चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये आपके लाइक्स पे डिपेंड करता है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मुझे चाहिए इस वीडियो पे, ताकि मैं अगला चैप्टर जल्दी से लेकर के आऊँ। तो देखता हूँ आप कितना जल्दी मुझे बुलाते हो अगले चैप्टर के साथ। तो बिना लाइक किए मत जाना। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हमारा जो चैप्टर नंबर 26 है और बायो का ये जो 10th चैप्टर है ये समाप्त हो चुका है। थैंक यू सो मच।